Hello and welcome everyone to the second class of the complete comprehensive coverage of polity by me अथर्व दीक्षित। एंड मेरा इंट्रोडक्शन आपने पहली क्लास में देख लिया होगा, अगर नहीं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सभी आराम से पूरे कवरेज के कोर्स को देख सकें। सारे वीडियोज एक साथ प्लेलिस्ट में होंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा हम क्लास शुरू करते हैं। कल हमने ये देखा था, शायद कल 2 इंपॉर्टेंट डेट्स लास्ट में रह गई थी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक है 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। ये हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे या नेशनल लॉ डे भी कहते हैं इसको। ये इसलिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असल में प्रेसिडेंट ने साइन किए थे। इनैक्ट ये हुआ तो इनैक्ट तो चलिए 26 जनवरी को हुआ था, बट जो फाइनल सेशन हुआ था यहाँ पे 24 जनवरी को 1950 में। उसके बाद 2 दिन बाद 26 जनवरी को ये इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए थी क्योंकि लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में, ये आप हिस्ट्री में जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने कि लाहौर सेशन के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया विल सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जनवरी। ये आज़ादी से पहले उन्होंने डिसाइड करा था। ये जब हम हिस्ट्री का कवरेज करेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल बताएंगे। तो ये वहाँ पे डिसाइड हुआ था। तो इस दिन की इंपॉर्टेंस को अपहेल्ड रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को चुना गया था कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन विल कम इनटू फोर्स। बट प्रेसिडेंट ने जो सिग्नेचर किए थे, जो ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे कंक्लूड हुआ था, उसके अंदर मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पे सिग्नेचर कर दिए थे 26 नवंबर को। और इसके जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जिन मतलब तुरंत लगाना ज़रूरी था, जिन्हें उसे उसी दिन से कर भी दिया गया था इनैक्ट। बट कम्प्लीटली तो 26 जनवरी 1950 से ही इनैक्ट हुआ था। तो ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट थी। ये शायद लास्ट क्लास में, जहाँ तक मुझे लग रहा है, किसी टेक्निकल एरर के कारण ये लास्ट की 2 डेट्स शायद अपलोड नहीं हो पाई हैं, तो मैंने ये आपको फटाफट से रिवाइज करवा दी है। एक सेकेंड, चलिए इसको मिटाने की ज़रूरत उतनी है नहीं। अपने स्लाइड्स पे चलते हैं, आज के टॉपिक्स को देखते हैं क्या है। तो पहला टॉपिक हमें देखने मिलता है, ये है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, अब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे और धीरे धीरे ये चीज़, इससे पहले कि देखो हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, उससे पहले ये चीज़ क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि क्या बैकग्राउंड रहा है इसका, और एक्चुअली बैकग्राउंड वाला अभी कवरेज उतना नहीं किया है मैंने, बट फिर भी मैंने इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके आगे का किया कि किन लोगों ने बनाया, किस तरीके से बनाया, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कैसे उन्होंने वो किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हो चुकी है कि भाई बना कैसे था या कैसे बनने की शुरुआत हुई थी। अब क्या बना है उससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि इसके फीचर्स क्या हैं, इसे हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पे है कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, आपका वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल होगा। तो so it is a blend of rigidity and flexibility, the second point here. And what do you mean by this blend of rigidity and flexibility means? देखो पहले तो ये समझना जरूरी है कि रिजिड क्या होता है और फ्लेक्सिबल क्या होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लासिफाइड इनटू रिजिड और फ्लेक्सिबल। देखो जिस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, मतलब जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, कोई सा भी प्रोविजन आप उसको ले सकते हैं, अगर उससे अमेंड करने के लिए जो आपके देश के अंदर संसद हो, जो कुछ भी हो, आपके यहाँ पे पार्लियामेंट का सिस्टम चलता हो या कोई भी सिस्टम चलता हो, अगर नॉर्मल किसी भी, जैसे फार्म एक्ट्स आए हैं अभी, सबसे रिसेंट एग्जाम्पल, सबसे गर्म मुद्दा मुझे लगता है वही चल रहा है इस वक्त कोई भी बिल के अंदर, या फिर आपका IT एक्ट आया हुआ है, IT रूल्स आए हुए हैं। तो जिस तरीके से आप उन एक्ट्स को अमेंड करते हैं, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कुछ टाइम पहले, अभी 2019 के करीब, तो वो अमेंडमेंट का तरीका था, एक्ट्स को अमेंड करना था। तो अगर आप जिस तरीके से एक्ट्स को अमेंड करते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को भी अमेंड कर सकते हैं, तो उस तरीके को कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि वो फ्लेक्सिबल है। वहीं पे अगर आप देखना चाहें तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें कि आपको अमेंडमेंट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल चीज़ लगेगी, स्पेशल प्रोविजंस होंगे उसके लिए, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी हो सकती है या और भी कोई अलग प्रोविजंस, मतलब कि देयर इज अ डिफरेंट प्रोविजन फॉर और इजियर प्रोविजन, या इट इज इजियर फॉर द पार्लियामेंट टू अमेंड एक्ट्स इफ वी कंपेयर इट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और एनी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एक स्पेशल फीचर ये है कि इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दैट मीन्स कि ये जो है रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसके कुछ प्रोविजंस तो आप ऐसे अमेंड कर सकते हैं जैसे कि आप इंडिया के अंदर कोई भी और एक्ट, लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जिसको आप अमेंड करने के लिए स्पेशल
मेजॉरिटी चाहिए या कोई स्पेशल प्रोसीजर्स है। हम अलग अलग प्रोविजंस को जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ और क्लियर होती जाएगी कि हाउ इज़ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर अमेंडेड। तो उससे हमें समझ में आएगा कि क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों बोला जाता है। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है भैया? तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम था, सॉरी हमारे देश में नहीं, ब्रिटिश कंट्रीज के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम था। तो उसमें आपको ये देखने मिलेगा कि एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है और एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो हमने जो ब्रिटिश वो था, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक अमेरिकन सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है। मतलब अगर आप ज़्यादा जानते होंगे इस मसले में, दोनों देशों के सिस्टम्स को, दोनों देशों के पॉलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप डिफरेंसेस जानते होंगे। हालांकि चलिए हम अपने उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं और उन दोनों के बीच के जो है आपको ये कोऑपरेशन देखने मिलता है कि भैया लेजिस्लेचर के लिए आपका जो है पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव्स के अंदर आपकी गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के अंदर आपके जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके मतलब एक तरह से पूरा जो हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, लेजिस्लेटिव में आते हैं ये सारी पार्लियामेंट। तो ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हर कंट्री ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट नहीं करती है, जो उन्हें सूटेड लगता है अपनी डेमोग्राफी के अनुसार, अपने उसके अनुसार, यूजेज के अनुसार, एप्लीकेबिलिटी के अनुसार, फेयरनेस के अनुसार, जो भी चीज़ें। तो उस हिसाब से देखते हैं। अगला पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। व्हाट डज दिस मीन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? तो यहाँ पे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को, क्योंकि जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर आपने सुना होगा, नॉट राज्यसभा, इट इज़ स्टेट लेजिस्लेचर आपने सुना होगा, ये विधानसभा होती हैं, दिल्ली की विधानसभा है और भी जगह, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टिल इट हैज़ विधानसभा, बिहार विधानसभा है और हर स्टेट की अपनी विधानसभा होती है। स्टेट इलेक्शंस होते हैं, अभी रिसेंटली 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं, बंगाल में हुए हैं। तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। उसी तरीके से आपके लोकसभा इलेक्शंस होते हैं जिसमें आप अपने प्रेसिडेंट को, सॉरी प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुने जाते हैं, उसमें वहीं पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमपी और एमएलए में यही डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि जब उनके इलेक्शंस होते हैं तो जितने भी, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट मतलब जितने भी इंडिया के अंदर एडल्ट हैं, 18+ लोग हैं, उन सभी का एक वोट एक काउंट होता है। ईच एंड एवरी पर्सन हु इज अबव 18 इज एलिजिबल टू वोट एंड इट इज हिज फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, यू कैन से दैट, टू वोट एंड सेलेक्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव। इट इज हिज राइट टू वोट। यू नो प्रिटी वेल कि 18+, जैसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो यही होगा कि 18+ जितने भी लोग होते हैं उन सभी को अधिकार होता है और वही मिलके चुनते हैं। यानी कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है पूरी कंट्री के अंदर, जितनी टोटल एडल्ट पॉपुलेशन है वो सारी पॉपुलेशन मिलके जब आपको गवर्नमेंट इलेक्ट करती है, जो इलेक्शंस में वोट डालते हैं, तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकुलर स्टेट, सिंपल सी बात है, हमारे जो स्टेट की विचारधारा है, जो इंडिया है, इट इज़ अ सेकुलर स्टेट। तो वही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैंड्स फॉर अ सेकुलर स्टेट। इट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द इंडियन स्टेट। हमारे कंट्री का, इंडियन स्टेट का कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी हो सकते हैं, कुछ संख्या कम हो सकती है किसी रिलीजन की ज़्यादा हो सकती है, वो अपनी जगह बात है, मगर ऑफिशियल इंडियन स्टेट की कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कई देशों की ऑफिशियल, आपने सुना होगा कई सीए को लेकर ये भी बातें हो रही थी, तो कई सारे देश हैं जो इस्लामिस्ट देश हैं। तो इंडिया इज नॉट कीपिंग एनी रिलीजन एज इट्स स्टेट रिलीजन और इट्स ऑफिशियल रिलीजन, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ सेकुलर स्टेट। ये चीज़ें आपको कई जगह देखने मिल जाएंगी पार्लियामेंट के अंदर। आप प्रीएम्बल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे, उसमें भी हमने देखेंगे कि सेकुलर वर्ड अमेंड करके डाला गया था 1976 में, बट देयर इज अ वर्ड दैट इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। देयर इज लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यू कैन बिलीव इन एनी गॉड, यू कैन हैव फेथ इन एनी रिलीजन, यू कैन वर्शिप एनी रिलीजन और एनी गॉड ऑफ एनी रिलीजन without any limitation on you. That's why India is a secular state and it is the spirit of the nation that
कहते हैं ना, अनेकता में एकता है यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसीलिए क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट. एवरी रिलीजन इज आवर रिलीजन, एवरी रिलीजन इज इंडियाज रिलीजन, बिकॉज यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारा कंट्री का एक फीचर है. जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतने फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ. देयर इज अ 3-tier गवर्नमेंट. तो ओरिजिनली तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी फेडरल 3-tier गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ओरिजिनली जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक बनाई थी ड्यूअल पॉलिसी, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर्स के लिए प्रोविजंस थे सेंटर और स्टेट्स के लिए. लेकिन बाद में 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आते हैं जो आपको पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ इन दोनों के बारे में, यहाँ पे हम जब ये अमेंडमेंट्स को पढ़ेंगे, पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं. 1992 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछी जाती हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है इसको, कई जगह पूछा गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो है ध्यान रखें इस चीज़ को. आगे इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा भी होगी. तो ये 3-tier गवर्नमेंट है. दिस इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ पे सिर्फ सेंटर और स्टेट नहीं बल्कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भी प्रोविजंस है. तो ये भी हम देख सकते हैं आगे. उसके अलावा इंडिपेंडेंट बॉडीज़, ये जो है ना सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, मैंने कल की क्लास या प्रीवियस क्लास के अंदर ये आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल जो ऑर्गन्स होते हैं तो वो तो होते ही हैं. उनके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़, मतलब जो इन पे डिपेंडेंट नहीं है, जो बिल्कुल अपनी तरह से बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट करती हैं. इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. इलेक्शन कमीशन है, ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्शन कमीशन किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर या किसी के भी डिपेंडेंस में काम करता है तो फिर ये चीज़ आपको देखने मिलेगी कि वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो मोटिव है वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाएगा. तो इलेक्शन कमीशन हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, ये बहुत फेमस है. यूपीएससी और एसपीएससी है, स्टेट्स पीएससी, यूपीपीएससी होते हैं और कई सारे पीएससीज के एग्जाम्स आप लोग देते ही हैं. तो ये सारी बॉडीज़ भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं. दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट को लेके भी हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑफिसर्स भी आगे चल के काम करेंगे अपना, तो अपनी ईमानदारी से करने चाहिए. दे शुड नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इलेक्टेड पर्सन और एनी सच प्रेशर लाइक दिस कि हम इनके अंडर डिपेंडेंट है. भाई एग्जीक्यूटिव की बात माननी होगी. इलेक्शन कमीशन को लेके काफ़ी श्योर है. कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, इसके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं और इनका इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है. सीएजी हैं, ऑडिट वगैरह कंडक्ट करते हैं, अगर वो एग्जीक्यूटिव के अंदर या किसी भी तरीके से सरकार के डिपेंडेंस के अंडर आते हैं तो ये काफ़ी नुकसानदेह बात हो सकती है. क्योंकि अगर उनका फ़ायदा या नुकसान गवर्नमेंट के हाथ में होने लगा तो दे विल पुट एन, if there is a government who is doing certain things with malified intentions. इस चीज़ को हमारे लॉ मेकर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने ध्यान में रखा कि कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ ज़रूरी हैं जो किसी के ऊपर भी डिपेंड ना करें, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के अलावा भी. ये तो कुछ फीचर्स थे जो मुझे लगा कि आपको बताने ज़रूरी हैं, जो मुझे लगा कि काफ़ी सेलेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के. इसके अलावा अलग अलग सोर्सेज आप देखेंगे, आप इंटरनेट सर्च करेंगे, आप और फीचर्स के बारे में जानना चाहेंगे तो अलग अलग, मैंने एक से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं तो मैंने कई फीचर्स देखे हैं. मेनली हर किताब में आपको ये सारे फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं. और मुझे लगता है कि इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तहत जानना काफ़ी होगा मेरे हिसाब से, जितने मैंने आपको फीचर्स बताए. और जो अगर कहीं मिस हो गए हैं तो अगर हम आगे चलते हैं, पढ़ेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो ये फीचर्स हमें अपने आप समझ में आते जाएंगे. तो जैसे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, जब हम वो वाले प्रोविजंस पढ़ेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे होती हैं तो हमें अपने आप ये चीज़ समझ में आ जाएगी. इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, सर्विस कमीशन के बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं. तो फीचर्स अगर और भी आपको कहीं मिलते हैं, दिखते हैं, कई बुक्स के अंदर है. मेरे पास अभी 2 या 3 बुक्स पढ़ी होंगी जिसके अंदर कई डिफरेंट फीचर्स हैं. अगर मैं उनको टोटली कवर करूंगा तो शायद आधे घंटे या 45 मिनट जो मैंने एक क्लास का टाइम डिसाइड किया है उससे फीचर्स डिस्कस करने पे निकल जाएगा. और मुझे लगता है इतनी डिस्कशन काफ़ी है फीचर्स के ऊपर, क्योंकि आगे चल के जब हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में, फीचर्स के बारे में, तो ये आगे क्लियर होता ही जाएगा. तो कल मैंने लास्ट क्लास में बात की भी थी सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
पूरी तरह से मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एक तरह से मैं कह सकता हूँ, लेकिन ओरिजिनल आइडियाज़ के साथ साथ बोरोड आइडियाज़ भी बहुत सारे हैं। मतलब हमने कई दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से या कोई एक पुराना एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काफ़ी मेजर सोर्स, ये एक फैक्चुअल बात है कि द मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाउएवर इस एक्ट के अलावा कई कंट्रीज से हमने बोरो किया है अपने प्रोविजंस को। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सोर्सेस के बारे में एक बार कि किस कंट्री से क्या है। मैं इन दी एंड ऑफ दिस सीरीज या फिर हो सकता है बीच में कभी भी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको ट्रिक्स भी बता दूंगा इसकी। मैंने सोचा था अभी ट्रिक लाने की, लेकिन इस वक्त वो नोट्स मेरे पास है नहीं अवेलेबल। एक दो दिन के बाद मैं आपको इसकी सेपरेट वीडियो बना के दे सकता हूँ जिसके अंदर ट्रिक्स हैं। ये सोर्सेस इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं ट्रिक्स बताऊंगा। आप कोशिश कीजिए बिना ट्रिक्स के भी चीज़ें याद रखने की, इन चीज़ों को जितना आपसे याद हो सके। हाउएवर मैं आपकी मदद के लिए इसको याद रखने की ट्रिक बता दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद होने चाहिए सोर्सेस। काफ़ी एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि इस प्रोविजन का क्या सोर्स है या इस कंट्री से क्या प्रोविजंस बोरो किया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा प्रोविज़न हमने किस कंट्री से बोरो किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इन बातों पे। आप समझ ही गए हैं कि इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन November 26, 1945 एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन January 26, 1950। एंड मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बताई है और इस वक्त भी मैं आपको ये यहाँ पे रिपीट में लिखी हुई है बात, तो आपको समझ में आ ही जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दोनों, November 26, 1949 और January 26, 1950। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ऑब्वियसली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अंडर प्रोसेसिंग, जब हमारे फाउंडिंग फादर्स, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये बैठ के डिसाइड कर रहे थे कौन से प्रोविजंस डालने हैं, हमारा मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, उस वक्त ये सारे कंट्रीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस लागू थे, कुछ एक्ट्स लागू थे। तो हम वहाँ से कुछ अच्छे प्रोविजंस, भाई जो किसी को जहाँ पे अच्छा दिखता है वो ज़रूर वहाँ से बोरो करके अपने लिए भी लागू करने की कोशिश करता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सोर्सेज की लिस्ट है, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से सबसे पहले प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल है, एक मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ। दिस इज़ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इसके बारे में भी अभी हम जस्ट पढ़ने ही वाले हैं। बट ये फर्स्ट पेज है, द प्रीएम्बल, उद्देशिका हिंदी में इसे कहते हैं। ये फर्स्ट पेज है, ये बताता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, भाई आप जिस किताब को आपने उठा लिया है पढ़ने के लिए उसके अंदर क्या है, कैसे है, या वी द पीपल ऑफ इंडिया give ourselves this and this thing of this is the thought of our country, this is the principles, this is the values, वो बताने के लिए प्रीएम्बल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये प्रीएम्बल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आप जानते ही होंगे, इनके बहुत नाम सुने होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटी के स्टूडेंट्स हों तभी आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हो। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा ही बोरो किए गए हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ही बोरो किए गए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने मिलेगी। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं विथ मोर बायस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बायस्ड है थोड़ा सेंटर की तरफ से, मतलब मोर पावर टू गवर्नमेंट, दिस इज अ टर्म। तो मोर पावर टू द सेंटर, बट देर इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स, मतलब स्टेट्स हैं, उसके ऊपर एक यूनियन है, यूनियन के अंडर इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये फर्स्ट लाइन में है भी लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऑब्वियसली फेडरल स्ट्रक्चर का जो आइडिया था वो भी यूएस से लिया गया है। फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, काफ़ी डिटेल में हम इसके बारे में आगे जानेंगे। जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इन सब बातों के बारे में हमें आगे पढ़ना है, प्रोसीजर्स के बारे में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, बाईकेमरलिज्म, ये सारी चीज़ें यूनाइटेड किंगडम से ली गई हैं। कनाडा से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वासी फेडरल, वही जो मैं फेडरलिज्म की बात कर रहा था वो यहाँ पे असल में क्वासी फेडरल है, जो मैं कह रहा था कि थोड़ा सा यूनियन की तरफ बायस्ड है, यूनियन को ज़्यादा पावर्स हैं स्टेट्स के मुकाबले। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा रेजिडुअरी पावर्स के बारे में, जिस वजह से ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कनाडा से क्वासी फेडरलिज्म लिया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, रेजिडुअल पावर रिटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मैंने इनके बारे में भी बात की है।
आगे बहुत डिटेल में इन सारे प्रोविजंस की बहुत डिटेल में चर्चा होने वाली है। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 के अंदर है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फ्रांस से रिपब्लिक एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल स्कीम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पब्लिक सर्विस कमीशंस, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के अंदर काफ़ी कुछ कवर हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था बिगेस्ट सोर्स, बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। उसके आगे है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका से जो है हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में इन सारे प्रोविजंस के आप अभी नाम सुन रहे हैं, हो सकता है यू आर नॉट फैमिलियर विद देम। तो अभी सबको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि मुझे ये सारी ही चीज़ें एक एक करके आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम पूरी सीरीज़ के अंदर। तो उसके बाद भी हम एक बार दोबारा सोर्सेज को रिवाइज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा आएगा। हाउएवर आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ये स्लाइड्स आपको बाद में भी दिखा दूंगा। जर्मनी से हमने एमरजेंसी प्रोविजन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो अभी रशिया कहते हैं, पहले 15 देशों का समूह था, यूएसएसआर कहते थे। ये अलग टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे इस मसले में यूएसएसआर के बारे में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडिया ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे से ली गई थी। ऑस्ट्रेलिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जापान से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिस्कस हो ही पूरी सीरीज के साथ बने रहेंगे। तो एक एक चीज़, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं इन सभी पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। और यही प्रोविजंस ही तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस की आत्मा है, जिनके बारे में मैंने बात की। तो ये सोर्सेज हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसकी ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपको आने वाले कुछ टाइम में बताऊंगा, जब आप वो भी थोड़े इन प्रोविजंस को और अच्छे से समझ चुके होंगे, तो आपको ये याद रखने में आसान होगा। उस वक्त शॉर्ट ट्रिक्स भी आपके काम आएंगी। यहाँ पे शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। सोर्सेस के बारे में तो हमने बात की इस वक्त, बट देर आर वेरियस पार्ट्स, उसको याद रखने के भी तरीके होते हैं, उन्हें याद रखना ज़रूरी है। शेड्यूल्स हैं, यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हैं, उन सब की भी हम आगे देखिए। शॉर्ट ट्रिक्स और इन सब की बातें मैं आखिरी वीडियो में बताऊंगा। बहुत लंबा नहीं होने वाला है, मुझे लगता है कि 18 से 20 क्लासेस के अंदर मैं कवर कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए मोस्टली जो ज़्यादा टाइम खींचता है एक एक टॉपिक पे वो अभी खींचता है। उसके बाद हम एक एक पार्ट, एक एक प्रोविजंस को ऐसे ही समझते चलेंगे, डिटेल्स के साथ, स्टोरीज के साथ, पिक्चर्स के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप साथ बने रहेंगे, बहुत सही रहेगा। आप सबको सब कुछ सीखने मिल जाएगा इस क्लास के साथ। तो यहाँ पे प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं इसे जूम इन कर रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, इसीलिए मैं इस डेट को बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। 26th डे ऑफ नवंबर, इट्स नॉट 26th डे ऑफ जनवरी 1950, इट इज़ 26th डे ऑफ नवंबर 1949। डू हेयर बाई अडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक बार हिंदी में भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। We give to ourselves this constitution on the very important day of 26th November 1949। अब इस प्रीएम्बल के बारे में भी हमें समझना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीएम्बल
हमारे थॉट्स को बताता है। प्रीएम्बल ये बताता है कि आखिर इंडिया एज अ स्टेट क्या वैल्यूज़ रखता है। तो यहाँ पे हम अब कीवर्ड्स को पकड़ेंगे और उन्हें जानने की कोशिश करेंगे कि कीवर्ड्स आखिर जो इंडिया के हैं तो उसके अंदर वो क्या है। तो सबसे पहले तो सोवेरेन। द वर्ड सोवेरेन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ड है, हिंदी में होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व मतलब हमारा साम्राज्य है, हमारा प्रभुत्व है, प्रभुत्व संपन्न है, हमारे पास हमारी खुद की लीडरशिप है। वी डू नॉट नीड एनी वन एल्स टू गाइड अस। यहाँ पे सोवेरेन का मतलब ये हुआ। तो डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। ये वर्ड, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट, इंडिया के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। वी आर फ्री, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर नाइदर डिपेंडेंट ऑन एनीवन नॉर अ डोमिनियन। डोमिनियन के बारे में मैं और किसी क्लास में डिस्कस करूंगा। आप एक तरह से समझ लीजिए डोमिनियन स्टेट होता है कि जिसके ऊपर डोमिनेशन किसी और का हो। एक तरह से वो आधी फ्रीडम होती है, वो क्वासी इंडिपेंडेंस यू कैन से। तो हम डोमिनियन नहीं है, हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। बीइंग अ सोवेरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। हम कभी भी किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं और हमारी भी किसी टेरिटरी को हम किसी भी फॉरेन स्टेट को सीड कर सकते हैं। यही सबसे बेसिक मतलब है इस वर्ड का, दैट वी आर प्रभुत्व संपन्न। हिंदी में आप देखेंगे, इसीलिए मैं हिंदी लाया हूँ, काफ़ी क्लियर हो जाता है इससे। तो प्रभुत्व संपन्न अपने आप में भी एक हैवी वर्ड है, तो मैं यही कहूँगा वी आर नॉट डिपेंडेंट, देयर इज नो अथॉरिटी अबव इंडिया। यही मतलब हुआ। दूसरा वर्ड आपको आता है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट वर्ड के बारे में अब हम जानते हैं। तो इवन बिफोर द टर्म वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट्स, हम अमेंडमेंट्स के बारे में अभी पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानेंगे इन चीज़ों को भी कि 1976 के अंदर जब एक अमेंडमेंट लाई गई थी जिसके अंदर इंडिया के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट ऐड किया गया था। इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रीएम्बल की अपनी कितनी इंपॉर्टेंस है, मतलब वर्ड्स को ऐड भी किया जा रहा है उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्रंट पेज है, आपने एक इंडेक्स टाइप बना के छोड़ दिया और अंदर प्रोविजंस चल रहे हैं। दिस हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। इसके बारे में भी एक केस है आगे, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर में आता है या नहीं, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत सोशलिस्ट और सेकुलर दोनों वर्ड जोड़े थे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भी हैं हमारी, डायरेक्टिव्स हैं जो स्टेट पॉलिसीज़, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट की पॉलिसीज़ को डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि जो भी आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो किस मोटिव के तहत होने चाहिए। तो वो भी सोशलिस्ट रिफॉर्म्स की ओर इशारा करते हैं। वो भी कहते हैं कि आपको इस प्रिंसिपल को अपहेल्ड करना है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ऐड किया गया है कि वी आर सोशलिस्टिक, और रेजोल्यूशन भी एस्टेब्लिश किया गया था कि हम एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी डेवलप करेंगे, हम एस्टेब्लिश करेंगे। 1955 के अंदर आया था और उस अकॉर्डिंगली मेजर्स भी लिए गए थे। सोशलिस्टिक फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी अपने आप में एक अलग टॉपिक है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा किसी वीडियो में। इस सीरीज़ के अंदर तो शायद ना हो उस बारे में चर्चा, बट कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे। हो सकता है हमारे और भी दूसरे टीम के हैं मेंबर्स, अगर वो वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो ज़रूर इस मसले में चर्चा करेंगे इसी चैनल पे। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमारा जो सोशलिज्म होने वाला है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होने वाला है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं होने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिज्म और इन सब, ये एक बहुत ही अलग और वास्ट सेपरेट मुद्दा है। तो स्टेट सोशलिज्म इसको कहते हैं, जिसके अंदर नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज़। आप यहाँ पे 1991 के जो लिबरलाइजेशन हुए थे उससे पहले के टाइम की 1955 की बात हो रही है। यहाँ पे सोशलिस्ट सोसाइटी को अडॉप्ट करने की बात की गई थी। हावेवर मुझे नहीं लगता कि इतना सक्सेस हुआ था उस चीज़ को, तो मिक्स्ड कर दिया गया है उस चीज़ को। तो अगला टर्म है सेकुलर। इसके बारे में अभी हम पहले भी चर्चा करके आए हैं। धर्मनिरपेक्षता होती है, ये भी 42nd अमेंडमेंट उसी वक्त जब सोशलिस्ट लाया गया था तो लाया गया था। इस पे एक सुप्रीम कोर्ट में 1974 में बहस भी हुई है और उन्होंने एक्सप्रेसली मेंशन किया, एक्सप्रेस किया है इस चीज़ को कि देखो कहीं पे भी मेंशन तो नहीं है कि इंडिया
एक सेकुलर स्टेट है, बट ये काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है कि जो फाउंडिंग फादर्स थे हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे, वो चाहते थे कि हमारा देश एक सेकुलर स्टेट रहे, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, वो ये स्टेट करते हैं कि फंडामेंटल राइट है ये आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म भगवान को माने, किसी की भी पूजा करें, यह आपका फंडामेंटल राइट है। उसके आगे आता है यहाँ पे, आप हिंदी में देखेंगे तो समाजवादी है सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष है सेकुलर, उसके बाद लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक के अब बारे में बात करें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन, तो डेमोक्रेटिक के बारे में अब बात करें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल इज द बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवेरेनिटी दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। मैंने कल भी या लास्ट वीडियो में जो मैंने बात की है कि द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेट फॉर ऑल इट्स पॉलिसी, टू लेजिस्लेटिव फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। जो भी एक्शंस होते हैं वो लेजिस्लेचर के सामने, एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल इन फ्रंट ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा एंड ऑल दोस हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पीपल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। आप अपने एरिया के एमएलएस को चुनते होंगे, आप अपने एरिया के अंदर जो है एमपीज को चुनते होंगे, तो दे आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू, रिप्रेजेंटिंग यू, क्योंकि आपने अपना वोट दिया है उन्हें कि तुम भाई साहब आप मुझे समझदार व्यक्ति लगते हो, आप मुझे इस काम के व्यक्ति लगते हो, कि हाँ भाई आपको मैं चुनता हूँ कि आप मुझे और मेरे क्षेत्र के इतने लोगों को जाइए रिप्रेजेंट कीजिए और मेरी तरफ से क्वेश्चन कीजिए गवर्नमेंट को और आपके प्रति, क्योंकि सुप्रीम पावर तो मेरी है, मेरी मतलब ऑल द पीपल, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ सुप्रीम पावर, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन पावर ओवर कॉन्स्टिट्यूशन या इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये कहूँगा हर बंदा, तो सोर्स ऑफ पावर कैसे है भाई, जब गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं हमारे, जो गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है जो गवर्नमेंट का, जब तक वो हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अब एक एक बंदे के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना कितना मुश्किल है, तो यहाँ पे लेजिस्लेचर इसीलिए बनाए जाते हैं जहाँ आपके चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देम। ओके, अब बात करते हैं आखिरी वर्ड गणराज्य, यहाँ पे लिखा है हिंदी में, जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक। तो हम अगर इस वर्ड की बात करें तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मोनार्ची एंड रिपब्लिक। इसे आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मोनार्ची मतलब होता है राजा का शासन, उसके बेटे जो पहले चलता था यहाँ पे काफ़ी समय तक। राजाशाही नहीं है जी, यहाँ पे लोकतंत्र है, गणराज्य हैं हम रिपब्लिक हैं। हमारी चुनी हुई सरकार आएगी, कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त गवर्नमेंट बना सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त जो है यहाँ पे। यूजुअली मोनार्ची के अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है, किंग या क्वीन होती है, हेरिडेटरी पोजीशन होती है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा या रानी की बेटी रानी बनेगी, एंड जो कुछ भी है। तो ब्रिटेन एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ब्रिटेन है यहाँ पे। इन अ रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स पीरियड। डायरेक्टली या तो आप स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करते हैं, या तो इनडायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इंडिया के अंदर आप सभी जानते हैं 5 साल है। उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे और वर्ड्स क्या हैं, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है यहाँ पे। तो द टर्म, तो यहाँ पे पहला टर्म है जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय। न्याय से आप समझ सकते हैं क्या है कि भाई सामाजिक न्याय है आपके बीच में। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है कि सामाजिक दायरों की वजह से आपकी जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, आपकी रिलीजन क्या है, इन सब के ऊपर आपको नहीं तोला जाएगा, इस सब के ऊपर आपको बेस नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से, क्योंकि सबको इक्वली माना जाएगा ऑन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, इसीलिए सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब ये है कि भैया आपको जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें यह आता है भाई डीपीएसपी के अंदर है इकोनॉमी जो इन्वॉल्व्स है एलिमिनेशन ऑफ ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी कहते हैं एक तरह से। और इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कि जो इनइक्वालिटीज़ ऑफ वेल्थ है इन सब के बेसिस पे भी आपको जज नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस के अंदर मतलब एक तरह से सिंपल ये है कि आपको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वल एक्सेस टू ऑल दी ऑफिसेज हैं।
इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट है आपकी, जितनी आपके पड़ोसी की है, आपके और किसी भी व्यक्ति की है, उतनी ही वॉइस आपकी भी है, उतना ही एक्सेस आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जस्टिस है, न्याय है आपके बीच में। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा हो। दूसरा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हिंदी में बोले तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कुछ भी तरीके के विचार रख सकते हैं आप, मतलब ऑब्वियसली आपके मेलिफाइड वैसे विचार नहीं होने चाहिए जो कि सोशल बेसिस पे या सोसाइटी की उस पर ठीक नहीं है, जो कंट्री के लिए थ्रेट है, जो सोसाइटी के लिए थ्रेट है, जो इंसानियत के लिए थ्रेट है। बट ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट चाहती है उसी तरीके के विचार हों आपके, थॉट हों आपके। आप सोसाइटी से अलग थॉट्स भी रख सकते हैं और अलग तरीके से, देखो अच्छे डायरेक्शन में अलग तरीके से सोचने वाले लोगों ने ही यहाँ पे जो है नाम कमाया है भारत के अंदर भी, यहाँ पे जो है नाम कमाया है भारत के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। तो अलग विचार रखना बिल्कुल देश को आगे बढ़ाता है। हाँ, गलत नहीं होने चाहिए, वो कानूनी तौर पे गलत विचार नहीं होने चाहिए, लेकिन अलग हो सकते हैं। यही बात है कि गलत नहीं हो सकते हैं विचार लिबर्टी ऑफ थॉट्स की वजह से, बट अलग हो सकते हैं। तो अलग विचारों की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, एक्सप्रेशन की। है तो बहुत चर्चित मुद्दा है यहाँ पे। तो बात करने वाली कोई ऐसी समझाने वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है कि भैया आपको जो भी अलग विचार हैं, जो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताए, आप खुले तौर पे उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसके कुछ एक्सक्लूजन्स होते हैं, देश को खतरा नहीं होना चाहिए, फ्रेंडशिप्स में खतरा नहीं होना चाहिए, आप बहुत कुछ आता है। बहुत आईपीसी के अंदर अगर आप बात करें तो ये भी डिबेट है कि जो डिफेमेशंस के लॉज हैं, तो जो डिफेमेशन का कानून है, मतलब जिसे आप कहते हैं डिफेमेशन को हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, डिफेमेशन आप जानते होंगे, तो क्या वो पावर ऑफ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। अगला, विश्वास, धर्म, उपासना, इसकी भी स्वतंत्रता है। जो धर्म आप मानना चाहें, मैं तब से कह रहा हूँ, धर्म आप माने, अपनी मर्जी का विश्वास करें, अपनी मर्जी के भगवान पे उपासना करें, अपनी मर्जी के भगवान पे। नहीं मानना मत मानिए, वो सब चीज़ों की स्वतंत्रता है। यहाँ पे उसी चीज़ की बात हुई है, वही लिबर्टी है आपकी, ये सारी तरीके की। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता प्राप्त करने के लिए, जिसको भी किसी का भी स्टेटस इक्वल हो, प्रतिष्ठा सबकी बराबर हो। ऐसा नहीं है कि आपका स्टेटस अलग है किसी भी वजह से, सोशल, इकोनॉमिक, जो भी है। आप जस्टिस के ऊपर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। यहाँ पे भी प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब आपका कोई जेंडर, कोई प्लेस ऑफ बर्थ हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रेस हो, कोई भी कास्ट हो, आपका स्टेटस कम या ज़्यादा किसी का नहीं है, सबका स्टेटस इक्वल है। समता है, समानता है, प्रतिष्ठा की समानता है, और उसी वजह से अवसरों की समानता है। कुछ भी हो, कैसे भी हो, जेंडर कुछ भी हो, बिल्कुल उतने ही अवसर मिलेंगे जितने किसी और व्यक्ति को मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पहचान है कि आप सभी हिंदुस्तानी हैं, उससे बड़ी पहचान कोई और नहीं है। इसलिए इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबकी स्टेटस बराबर है। जैसा हमारे देश का स्टेटस है, वैसे हर नागरिक का स्टेटस है। जैसा एक हमारे देश में एक व्यक्ति को मौका मिलता है, वैसे दूसरे को भी मिलना चाहिए, और मिलता ही है, बिल्कुल इक्वालिटी है यहाँ पे। और उसको प्राप्त करने के लिए प्रमोट अमंग देम ऑल, क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली थी नहीं, आप सभी जानते हैं। आगे अभी भी बहुत प्रिवेल करता है ये चीज़। आप आर्टिकल 15, एक फिल्म भी बनी थी आर्टिकल 15 के बारे में हम चर्चा भी करेंगे, राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आता है वो। आप उसमें भी देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें इन चीज़ों को पूरी नहीं होने देती हैं, काफ़ी सोशल बैकवर्डनेस अभी भी है, रूढ़िवादी सोच है समाज के अंदर। तो उन सभी चीज़ों को भी टैकल करने के यहाँ पे शपथ ली गई है। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और ऑफ द नेशन, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। भाई, जब हम अंदर से एकजुट रहेंगे, तभी बाहर से आने वाले किसी भी खतरे को, अंग्रेजों का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यूनिटी नहीं थी हमारे अंदर, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल था। तो उसी की बात हो रही है कि सेंस ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी मतलब ही होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड। कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स देयर फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। सभी को पता है कि हम सबको सिर्फ इंडिया की सिटीजनशिप मिलती है, ना कि पूरे ही एक अलग राज्य की। मैं यहाँ पे अभी दिल्ली में रहता हूँ, मैं नेटिव प्लेस मेरा उत्तर प्रदेश है। मैं 2-3 साल का था तो मैंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया था, उसके बाद मेरा वंस इन अ वाइल कभी आना जाना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सिटीजनशिप या तो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ या तो मैं दिल्ली का हूँ। सबसे ऊपर मैं इंडिया का हूँ। अपने एक इसमें फिल्म का मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूँगा, आप सभी ने देखी होगी, चक दे इंडिया फिल्म है। उसमें वो पूछते हैं सभी से कि इंट्रोडक्शन दो, तो सब अपने, कोई झारखंड बोलता है, कोई पंजाब बोलता है, सबको टीम से बाहर कर देते हैं अनटिल अनलेस कि कोई बोलता है कि आई एम दिस एंड दिस, सो एंड आई एम फ्रॉम इंडिया।
तो ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, मतलब अब ये नहीं है कि यार पंजाब है या हरियाणा है तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा कंपटीशन, थोड़े मोड़े बैंटर्स चलते रहते हैं सब में, ये बेटर वो बेटर, वो तो फन के लिए भी अच्छा होता है, वो चीज़ों के लिए अच्छा होता है, बट सेंस ऑफ ब्रदरहुड है। आप हमारी आर्मी सबसे बड़ा एग्जांपल है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, हमारे डिफेंस फोर्सेज जो भी हैं, आर्म पुलिस एंड ऑल, जो कुछ भी हैं, आप सभी उनके लिए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे। CAPFAC के पेपर भी आने वाले हैं अभी, मुझे जहाँ तक पता है 8 अगस्त तक। तो उसके अंदर भी आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस रिलीजन के होते हैं, किस कास्ट के होते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑल ऑफ देम आर इक्वली रिस्पेक्टेबल, ऑल ऑफ देम आर इक्वली treated, and all of them are equally capable. They are having a sense of brotherhood। वो है ना गाना अपना, क्या कहते हैं, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। तो उसी फीलिंग को ऊपर रखने के लिए, फ्रेटर्निटी की फीलिंग को ऊपर रखने के लिए यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी अश्योर करते हुए, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखे हुए राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ानी है। हम सब एक हैं, हम सब अखंड हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। प्रियम्बल कर लिया है, कल से हम पार्ट 1 नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अब हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे सारे पार्ट्स। तो कल हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखेंगे कल, या फिर नेक्स्ट वीडियो। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अगर बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ तो प्रीवियस वीडियो की बात कर रहा हूँ या प्रीवियस क्लास की बात कर रहा हूँ। कल बोल रहा हूँ अगर आने वाले, सॉरी इसके लिए, क्योंकि ये मेरी क्लासेस चलती हैं तो आज और कल का थोड़ा कन्फ्यूजन्स रहते हैं नेक्स्ट वीडियो वगैरह, तो वो चीज़ आप मुझे पता है। तो जुड़े रहिए साथ में, बहुत फ्रूटफुल सेशन होने वाले हैं आगे भी। हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ले लिया है, प्रियम्बल की बात कर ली है, हमने उसे देख लिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो अब हम फुल्ली रेडी हैं, पूरी तरह से तैयार हैं यहाँ पे उस चीज़ के लिए कि अब हम आगे चलें और प्रोविजंस पढ़ें। तो नेक्स्ट क्लास हम शुरू करेंगे पहले आर्टिकल, पहले पार्ट के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाले हैं। सेशंस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। जय हिंद।